हेलो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं आज एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में अंतरों की। मीन्स डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट क्या होता है। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तब को जाके आपको इन दोनों के अंतर को समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चलिए अंतर देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला अंतर है एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में कि एकाधिकार के में जो विक्रेताएं होती हैं, विक्रेताओं की संख्या वो अधिक होती हैं, जबकि एकाधिकार में पता है एक का अधिकार होता है, नहीं कि केवल एक ही विक्रेता होता है। यहाँ पर एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, जबकि दोनों ही स्थितियों में जो क्रेता होते हैं यानी खरीदार होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन विक्रेताओं की संख्या जो है यहाँ पर, जो अधिक विक्रेताओं की संख्या होती है, ये भी विक्रेता इस प्रकार से होते हैं कि ये लोग समूह के रूप में काम करते हैं, इनके सामूहिक विक्रेता कहते हैं। विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उतनी तो नहीं होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो भी आपस में समूह बना लेते हैं कि मिलजुल कर काम करते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है दोनों के बीच में नए फर्मों के प्रवेश को लेकर है। अगर नए फर्मों के प्रवेश की बात करें तो एकाधिकार प्रतियोगिता में नए फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र तो होता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सीमित होती है। यानी कि यहाँ पर प्रवेश के साथ कई प्रकार की शर्तें लगा दी जाती हैं कि आप इस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था विक्रेता सामूहिक रूप से काम करते हैं। जब समूह होता है तो कुछ शर्तें होती हैं, तो उस समूह की शर्तों को मानना होता है नए, और जब जोड़ के जाते हैं तब भी कुछ शर्तों के साथ भी छोड़ना होता है। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। कोई भी नया फर्म यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, वो नहीं चाहता इसमें कोई दूसरा विक्रेता आ जाए। नेक्स्ट, अगर हम वस्तु की बात करें, किस प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय होता है यहाँ पर, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, वो वस्तुएं कैसी होती है, स्थानापन्न हो सकती हैं। स्थानापन्न होने का मतलब होता है यहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद यानी कि वस्तुओं के बीच में रंग हो, रूप हो, पैकेजिंग हो या गुण हो, अलग अलग तरीके से वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, अंतर पाया जाता है। यानी कि वस्तु वही होती हैं, लेकिन वस्तुओं में कुछ अंतर पाया जाता है, और जितने विक्रेता हो सकता है उनके पास वस्तु भी कुछ डिफरेंस हो। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत एक ही विक्रेता होता है, एक ही प्रकार की वस्तु को बेचता है। यहाँ पर वस्तु विभेद नहीं होता है। हाँ, अगर वस्तु विभेद नहीं होता है तो एकाधिकार में हो सकता है कीमत विभेद, यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचा जा सकता है। मान लीजिए आप जा रहे दुकान में किसी पेन खरीदने, एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है, एकाधिकार की स्थिति में आपको 5 रुपये में मिल गया, वही पेन जो है किसी और को वो 10 रुपये में दे सकता है, किसी और को वो 4 रुपये में भी दे सकता है। यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचना ही क्या होता है, कीमत विभेद होता है। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वस्तु विभेद जरूर होता है, और वस्तु अलग अलग होगा तो उसकी कीमत अलग अलग हो सकती है। एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अंतरों की बात करें हम लाभों की, दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी सामान्य लाभ ही होता है। यहाँ पर लाभों में अंतर नहीं आता है, चाहे दीर्घकाल हो चाहे अल्पकाल हो, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अगर एक बंदा अधिक लाभ कमाने की आशा करेगा तो वस्तु की कीमत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे में उसकी मांग भी कम हो जाती है। जबकि दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता के एकाधिकार के अंतर्गत असामान्य लाभ हो सकता है। अब बात करते कीमत के निर्धारण की। कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता अंतर्गत कीमत के निर्धारण बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, और मांग और पूर्ति जहाँ पर निर्धारित बराबर होती है वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ पर विक्रेताओं का एक सीमित प्रभाव होता है। विक्रेता अपने हिसाब से कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन वो सीमित होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं कर सकते। जबकि एकाधिकार के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण होता है वो विक्रेता स्वयं करता है, क्योंकि यहाँ पर विक्रेता स्वयं क्या होता है, बाजार होता है। बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण होगा, यानी कि विक्रेता खुद करता है अपने हिसाब से, कम रखना चाहता है या ज़्यादा रखना चाहता है, वो डिसाइड कौन करेगा, विक्रेता खुद करेगा। अगर हम विक्रय लागत की बात करते हैं दोनों बाजार की स्थितियों में, तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है विक्रय लागत अधिक होती है, जबकि एकाधिकारी के अंतर्गत विक्रय लागत कम होती है। अब क्यों,
क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। हर कोई चाहता है बाजार में उसकी पकड़ बने रहे, और बाजार में पकड़ बने रहने के लिए अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचना होता है। और जब अधिक से अधिक बेचना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, विज्ञापन का सहारा लेते हैं लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए। और इस स्थिति में, एकाधिकार की स्थिति में, यहाँ पर केवल एक ही विक्रेता होता है और उसी को, उसके अलावा कोई दूसरा वो प्रोडक्ट बेचता नहीं है। तो यहाँ पर प्रतियोगिता क्या होती है, शून्य होती है। अगर प्रतियोगिता होती भी है वो एक नॉर्मल प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना। अपने माल वस्तु को अधिक से अधिक केवल लोगों तक पहुँचाना का मतलब होता है। यहाँ पर सामान्य विज्ञापन का सहारा लेते हैं केवल वस्तुओं को लोगों तक पहुँचाना, जबकि यहाँ पर वस्तुओं को लोगों तक पहुँचाने के साथ साथ अधिक से अधिक विक्रय करना भी इनका लक्ष्य होता है। ऐसे में इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता। एक दूसरे को पीछे दिखाने की होड़ यहाँ पर क्या होती है, बनी रहती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, ग्राफ की बात करें, तो ध्यान में ये रखना है एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत जो ग्राफ बनता है तो ए और एम आर, ए आर को हम मांग वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत ए और एम आर में अगर तुलना करें तो ए आर एम आर से ज़्यादा होता है, जबकि एकाधिकार के अंतर्गत एम आर ए आर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन दोनों में दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन जो ए और एम आर उसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है। थैंक यू।